नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। शानदार और मस्त होंगे। टॉपिक हमारा आज का है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के विषय में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बिंदुसार और बिंदुसार से पहले चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहें, क्लास में चर्चा करेंगे, अंत तक रहें। सम्राट अशोक सबसे महत्वपूर्ण राजा है पूरे मौर्य साम्राज्य में यदि बात करें तो। ठीक है, लगभग 137 सालों तक शासन करते हैं मौर्य साम्राज्य वाले। 137 वर्षों में से 37 सालों तक, यानी कि 37 ईयर्स तक जो शासन रहता है वो सम्राट अशोक का रहता है ना। तो देखिए, अशोक के बारे में बात करेंगे। अच्छे से आप पेन कॉपी लेके बैठिए, आराम से नोट करिए, और अशोक को समाप्त करने के बाद जो अगली क्लास आपको मिलेगी वो मिलेगी 70 से 80 प्रश्नों की पूरे मौर्य साम्राज्य की। महत्वपूर्ण क्लास होगी, उसे भी आप जुड़िएगा। ठीक है, और उसे भी देखिएगा। इसके बाद जो क्लास हम लेंगे, जो अगली क्लास मिलेगी, तो अशोक की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें मैं बता दूं कि शासन कितने समय तक किया, तो 37 वर्षों तक। 37 वर्षों तक शासन किया। किसने शासन किया? सम्राट अशोक ने शासन किया 37 सालों तक। ठीक है सर। सेकंड, इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम बिंदुसार था। इनके पिता कौन थे? पिता थे इनके बिंदुसार बेटा। ठीक है, और माता का नाम था इनकी सुभद्रांगी, है ना। कई बार उल्लेख आ जाता है। जो इनकी मां का उल्लेख दे रखा है वो ये वाला नाम दे रखा है, सुभद्रांगी। एक ग्रंथ है दिव्यावदान। दिव्यावदान एक ग्रंथ है बेटा। इस ग्रंथ के हिसाब से जो सम्राट अशोक की मां थी या माता थी, उनका नाम सुभद्रांगी है। ठीक है, और पिता बिंदुसार थे। तो सम्राट अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया बेटा। कितने सालों तक? 37 वर्षों तक शासन किया। अगर इनके शासन की बात करें तो 269 में, 269 बीसी में ये शासन में आते हैं, और 269 से 232 बीसी तक शासन में रहते हैं सम्राट अशोक, है ना। 69 से 32 तक रहते हैं, यानी कि माइनस करोगे तो आप 37 ईयर्स निकल के आएगा। इतना समय तक शासन करते हैं सम्राट अशोक। कौन से वंश के तहत करते हैं बेटा? मौर्य साम्राज्य के तहत, है ना। सम्राट अशोक जो शासन करते हैं वो कौन से वंश के तहत बेटा? मौर्य वंश के तहत। मौर्य वंश के तहत शासन करते हैं। अब सम्राट अशोक के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी खासियत क्या है, इनकी विशेषता क्या है, कहां से बेटा प्रश्न आते हैं, वो देख लेते हैं हम, है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कमेंटेटरी, इसे सुना करें आप। बाकी का ल्यूसेंट तो हम पढ़ा ही रहे। ल्यूसेंट तो अभी आपको अंडरलाइन करके पढ़ाएंगे अच्छे से, एक एक पॉइंट, है ना। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो बेटा प्रश्न पूछे जाते हैं वो सम्राट अशोक के किससे पूछे जाते हैं। देखिए, अशोक की जो जानकारी बेटा मिलती है, सबसे ज्यादा प्रश्न आता है कि सम्राट अशोक का उल्लेख जो मिला है वो किसके माध्यम से मिला है। सबसे ज्यादा जानकारी कैसे मिली है कि 37 वर्षों तक शासन किया और कहां कहां तक भारत में शासन किया। तो देखिए, सम्राट अशोक की जो सबसे ज्यादा जानकारी मिली है वो किनसे मिली है? शिलालेखों से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? शिलालेख, और स्तंभ लेख भी है। इसके अलावा गुहा लेख भी है ना। यानी कि अवलेख जो होते हैं, अभिलेख यानी कि पत्थरों पर लिखा जाता था। ठीक है, उस समय, उस जमाने में जब मौर्य साम्राज्य था, तो उन्हीं अवलेखों को 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने? 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। तो एक है शिलालेख, एक स्तंभलेख और एक गुहालेख। इनसे ही संपूर्ण जानकारी सम्राट अशोक के शासन की हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और सर्वाधिक यदि बेटा बात करें तो सबसे ज्यादा जो जानकारी प्राप्त होती है सम्राट अशोक की, वो शिलालेखों से सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि स्तंभ लेखों से भी होती है, लेकिन शिलालेखों की जो संख्या है वो बेटा कितनी दे रखी है? 14। इनकी संख्या है 14। 14 संख्या है। और अंत में 14वें शिलालेख में जो सम्राट अशोक कहता है वो धर्म के बारे में ही बात करता है, धर्म के प्रचार की बात करता है, विश्व शांति की बात करता है,
विश्व के कल्याण की बात करता है। 14वें शिलालेख को यदि हम अध्ययन करेंगे तो, है ना, पशुओं के वध नहीं होना चाहिए, इसकी भी बात करता है 5वें शिलालेख में। ठीक है, अलग अलग शिलालेख जो हैं 1 से लेकर के 14 तक, उनमें अलग अलग बात करता है वो अपने धर्म से संबंधित, तो संपूर्ण जानकारी यहां से मिलती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो प्रश्न सम्राट अशोक के पूछे जाते हैं वो लिपि को लेकर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अशोक के लिपियों के बारे में भी चर्चा है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कुछ लिपियों का उल्लेख है, और इन लिपियों का उल्लेख सम्राट अशोक के ही शासनकाल में हमें प्राप्त होता है। कौन कौन सी लिपियों का उल्लेख है बेटा? तो देखिए, एक अरमाइक लिपि पढ़ते हैं सम्राट अशोक के शासनकाल में हम। ठीक है, अरमाइक को ही बेटा क्या बोलते हैं? ग्रीक लिपि बोलते हैं, इसी को ग्रीक या अरमाइक बोलते हैं। एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो लिपि मिलती है, लिपि मतलब जिस भाषा में, जिस लिपि में लिखा गया अवलेखों पर, है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि सम्राट अशोक के शासनकाल की है। कौन सी है बेटा? ब्राह्मी। इसके अलावा बेटा खरोष्टी लिपि का भी उल्लेख हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के शासनकाल में। कौन सी लिपि का उल्लेख? खरोष्टी लिपि का और ब्राह्मी लिपि का। सबसे ज्यादा जो अवलेख खोजे गए और जिन अवलेखों में सबसे ज्यादा कोई लिपि मिली सम्राट अशोक की, ये प्रश्न रहते हैं बेटा, अशोक के अवलेखों में सबसे ज्यादा कौन सी लिपि प्राप्त हुई? तो सबसे ज्यादा जो प्राप्त होती है लिपि वो कौन सी? ब्राह्मी लिपि बेटा, सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। और जब अशोक के अवलेखों को अध्ययन किया गया, 2 व्यक्ति थे, एक खोजने वाला था और एक पढ़ने वाला था, दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, है ना। प्रश्न आता है बेटा, सम्राट अशोक के अवलेखों की खोज किसने करी? किसने पता लगाया सबसे पहले कि भाई ये सम्राट अशोक के अवलेख हैं, कि कोई सम्राट रहा था इतने वर्ष पहले तो उसी से संबंधित हैं, है ना। तो देखिए 2 व्यक्ति रहे अलग अलग, 2 व्यक्तियों के नाम मैं इधर बता देता हूं आपको। 2 व्यक्ति रहे, इधर देख लीजिए आप अवलेखों को। एक खोजने वाला, एक व्यक्ति था अवलेखों की खोज करने वाला, जिसने सबसे पहले अवलेखों की क्या करी? खोज करी। और दूसरा व्यक्ति अवलेखों का अध्ययन करने वाला, अवलेखों का क्या करने वाला? अध्ययन करने वाला दूसरा व्यक्ति था। ठीक है, खोज करने वाला भी एक ब्रिटिश व्यक्ति था जिसका नाम था टी पेंथलर। टी पेंथलर नामक एक अंग्रेज था जिसने सबसे पहले खोज करी अशोक के अवलेखों की। क्या करी? सबसे पहले खोज करी अशोक के अवलेखों की, नाम था टी पेंथलर। ठीक है, और वर्ष में जाएंगे तो बेटा 1750 की बात है। 1750 में इस व्यक्ति ने खोजा था अवलेखों के, सॉरी अशोक के अवलेखों को। अब अध्ययन किसने किया? इसने अध्ययन नहीं किया, ये पढ़ नहीं पाया। खोजा था कि भाई अशोक के अवलेख हैं, ऐसा हमें प्राप्त होता है, पता चलता है। लेकिन अध्ययन करने वाला कौन था? अध्ययन करने वाला दूसरा व्यक्ति था। अध्ययन किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया। एक और अंग्रेज व्यक्ति था ब्रिटिश, क्या नाम था इसका? जेम्स प्रिंसेप। इसने बेटा अध्ययन किया। पढ़ा किसने? अध्ययन किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने। कब किया बेटा? 1837। इस वर्ष को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी 1837 के आसपास की जानकारी मिलती है। अब प्रश्न आता है कि अवलेखों को पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। तो भाई पढ़ा था तो कौन सी लिपि को पढ़ा था? भाई लिपि तो मिली होगी कोई ना कोई, तो लिपि का तो अध्ययन किया होगा। वहीं से क्वेश्चन बनता है बेटा कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति बताइए, क्योंकि अशोक के अधिकांश अवलेखों पर बेटा जो लिपि मिली है वो कौन सी लिपि मिली है? सबसे ज्यादा अवलेखों पर ब्राह्मी लिपि। तो इसी को अध्ययन किया था, इसी को पढ़ा था सबसे पहले। कौन से व्यक्ति ने अध्ययन किया था बेटा? जेम्स प्रिंसेप ने, 1837 में। एसएससी में हजारों बार, पता नहीं कितनी बार, अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। अशोक के अवलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति बताइए, अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति बताइए। एक तो ये क्वेश्चन आ गया। इसी प्रश्न को घुमाता है, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति बताइए, है ना। घुमा दिया यही प्रश्न उसने, फिर भी आंसर क्या आना है? जेम्स प्रिंसेप। खोजा किसने था? पता किसने लगाया? टी पेंथलर 1750 में। तो अशोक का जो पूरा चैप्टर घूमेगा वो किसके इर्द गिर्द घूमेगा? वो बेटा शिलालेखों के, स्तंभ लेख और गुहा लेख, यही सबसे ज्यादा जानकारी देंगे, है ना। और लिपियों के बारे में पढ़ेंगे हम, अरमाइक, इसी को ग्रीक बोलते हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी। खरोष्टी इस वजह से पढ़ेंगे कि सहवाजगढ़ी और मानसेहरा, ये 2 अवलेख प्राप्त हुए थे। सहवाजगढ़ी और मानसेहरा,
ये दोनों जो प्राप्त हुए थे ये पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे बेटा, है ना, जो मैं नाम बोल रहा हूं। एक का नाम शहबाजगढ़ी और एक मिला था बेटा मानसेहरा नाम का अवलेख। ये दोनों अवलेख कौन सी भाषा में मिलते हैं बेटा? खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। माफ कीजिए, लिपि की बात कर रहे हैं, भाषा की बात नहीं कर रहे। लिपि अलग होती है, भाषा जैसे हमारी हिंदी है और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो लिपि की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो खरोष्टी लिपि में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा केवल ये दो मिले, बाकी की सब 90% किस में मिले? ब्राह्मी लिपि में। अब ये दोनों है कहां पे? ये दोनों बेटा पाकिस्तान के पेशावर में। पेशावर आपने सुना होगा, पाकिस्तान का पेशावर। पेशावर से बात करेंगे तो पेशावर के अंतर्गत जो दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला वहीं स्थित है बेटा, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने अध्ययन किया था और चाणक्य ने अध्ययन करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य को। तक्षशिला में पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, पहला राजा इसी वंश का। कौन से वंश का? मौर्य वंश का जो था बेटा, है ना। और जब सम्राट अशोक 37 वर्षों के दौरान शासन करता है तो अपने पूरे राजकाज को 5 राज्यों में बांट देता है बेटा। कितने राज्यों में? 5 राज्य। प्रसिद्ध राज्य थे सम्राट अशोक के। कौन से 5 राज्य थे सर? चर्चा करते हैं तपन सर। तो कौन से 5 राज्य थे? एक राज्य था उत्तरापथ, दूसरा राज्य कौन सा था? कलिंग था। एक कलिंग राज्य भी था कलिंग की लड़ाई के बाद, है ना। एक राज्य कौन सा था आपका? प्राची नामक एक राज्य था, ठीक है। एक राज्य कौन सा था? सुवर्णगिरी करके नाम था। ये सम्राट अशोक के ही राज्य थे बेटा, है ना। ये 5 राज्यों में बटा हुआ था। और एक और राज्य था उत्तरापथ, कलिंग, प्राची, सुवर्णगिरी, और इसके अलावा एक राज्य था अवंती। ये 5 राज्य सम्राट अशोक के थे। इन 5 राज्यों में ही सम्राट अशोक का शासन विभाजित था, या यूं कह सकते हैं बटा हुआ था। इनकी राजधानियां पेपरों में आती हैं कई बार। उत्तरापथ की जो राजधानी थी बेटा वो तक्षशिला राजधानी थी। तक्षशिला कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के कहां पे स्थित है? पेशावर में। और पेशावर से ही मिले थे 2 अभिलेख जिनका नाम शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, और इनकी लिपि कौन सी थी बेटा? खरोष्टी लिपि। इस तरीके से प्रश्न आते हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि भाई यहां पे अशोक का शासन था तो अशोक की जानकारी तो मिलेगी मिलेगी। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। यहां पे इसको जीत लिया था सम्राट अशोक ने, इसे भी जीता था, बहुत सारे राज्यों को जीता था सम्राट अशोक ने, है ना। कलिंग की राजधानी तोसली थी। प्राची की राजधानी जैसे मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है ना, वो वाला इलाका था ये वाला। सुवर्णगिरी दक्षिण भारत का। अवंती उज्जैन वाला हिस्सा था। अवंती मतलब उज्जैन, और उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 5 राज्यों में सम्राट अशोक का राजकाज बटा हुआ था। अब सम्राट अशोक की बात करते हैं कि सम्राट अशोक ने एक युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व। कौन सा युद्ध लड़ा बेटा? एक युद्ध लड़ा सम्राट अशोक ने। सबसे प्रसिद्ध युद्ध की बात करें तो कौन सा युद्ध था इनका? कलिंग वाला, ठीक है सर। अब कलिंग का युद्ध लड़ा तपन सर इन्होंने, तो कौन सी वर्ष थी? 261 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा। कहां पर लड़ा? कलिंग में ही लड़ा था, ठीक है। कौन से राजा से लड़ा? खारवेल नामक राजा था बेटा। ये जैन धर्म को मानने वाला राजा था। ये कौन से धर्म को मानता था बेटा? जैन धर्म को मानता था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो 13वें शिलालेख से मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन से शिलालेख से मिलती है बेटा? 13वें शिलालेख से। और इसके अलावा और इसकी जानकारी हम पढ़ेंगे तो हाथी गुफा अवलेख से भी मिलती है। कौन से अवलेख से मिलती है बेटा? हाथी गुफा अवलेख से जानकारी मिलती है कलिंग के युद्ध की। ये वाले क्वेश्चन हैं जो बेटा बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन में, है ना। सबसे भयंकर युद्ध इसे कह सकते हैं। 1 लाख या 1.5 लाख से ऊपर तो लोग मारे गए इसमें। बहुत, जो उस समय जैसे हाथी भाग लेते थे लड़ाइयों में, है ना, घोड़े भाग लेते थे, अनगिनत इनकी मृत्यु हो गई थी। 1-1.5 लाख से ऊपर तो लोग मारे गए थे। इतने बड़े लेवल पे लोग मारे गए थे। और ये युद्ध, ये लड़ाई कलिंग में ही लड़ी गई थी। कलिंग को अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में क्या नाम है बेटा इसका? उड़ीसा। और उड़ीसा का आज क्या है? स्थापना दिवस भी है। 1 अप्रैल को उड़ीसा की स्थापना हुई थी, तो स्थापना दिवस भी याद रखिएगा। तो इस वर्ष में युद्ध लड़ा था, बीसी मतलब ईसा पूर्व में, कलिंग में। राजा खारवेल था जो जैन धर्म को मानता था। 13वें शिलालेख इसकी जानकारी देता है। और हाथी गुफा अवलेख जो जानकारी देता है वो इस राजकुमार की जानकारी देता है और इस युद्ध की भी जानकारी देता है ना। यह बहुत प्रसिद्ध युद्ध था
सम्राट अशोक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10वें वर्ष में सम्राट अशोक क्या करते हैं, जैसे गद्दी पर बैठे थे 269 ईसा पूर्व, 10वें साल में बोध गया की यात्रा करते हैं। और 20वें वर्ष में अपने जैसे 20 साल हो गए शासन करते करते, तो 20वें वर्ष में कहां की यात्रा करते हैं बेटा सम्राट अशोक? लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। 10वें वर्ष में कहां पे जाते हैं बेटा? वो बोध गया जाते हैं। और 20वें वर्ष में कहां की यात्रा करते हैं सम्राट अशोक? लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। तो जैसे ही बेटा लुम्बिनी की यात्रा पर पहुंचे तो वहां जाकर के एक टैक्स चलता था, उस टैक्स का नाम होता था उस समय बलि। ये क्या था बेटा? टैक्स चलता था वहां पे, लुम्बिनी के लोगों से टैक्स लेता था वहां का राजा। ठीक है, तो जैसे ही सम्राट अशोक यात्रा पर पहुंचे तो सम्राट अशोक ने इस टैक्स को क्या कर दिया? हटा दिया, वहां से माफ कर दिया। बलि नामक टैक्स को हटा दिया कि भाई लुम्बिनी की जनता ये वाला टैक्स नहीं देगी। ठीक है, हटा दिया, या इसकी दर बहुत कम दर कर दी, आप यूं कह सकते हैं। कौन से टैक्स की? बलि नामक टैक्स की। और ये कैसा टैक्स होता था? एक धार्मिक टैक्स होता था, धार्मिक कर होता था जो लुम्बिनी की जनता इस टैक्स को देती थी। ठीक है, और इस यात्रा के बारे में, इस टैक्स के बारे में 20वें वर्ष में सम्राट अशोक ने यात्रा करी। एक अवलेख इसकी जानकारी देता है जो कि संभवतः सम्राट अशोक का सबसे छोटा अवलेख माना जाता है। और उस अवलेख के बारे में बात करें तो रुम्मनदेही अवलेख है उसका नाम बेटा। उस अवलेख का क्या नाम है बेटा? रुम्मनदेही अवलेख। यह रुम्मनदेही अवलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अवलेख जानकारी देता है लुम्बिनी की यात्रा के बारे में, उस टैक्स के बारे में। और एकमात्र अवलेख है पूरे एंटायर ऑफ अशोक के शासनकाल का। ध्यान दीजिएगा बेटा, एकमात्र अवलेख जो अशोक के अर्थशास्त्र या अर्थतंत्र के बारे में बताता है, पैसे के बारे में बताता है, टैक्स के बारे में बताता है। और कोई ऐसा अवलेख नहीं है जिसमें टैक्स की चर्चा करी गई हो, कर की चर्चा करी गई हो, है ना, पैसे को माफ करने की चर्चा की गई हो। जितने भी 14 शिलालेख हैं, सिर्फ एकमात्र रुम्मनदेही। और ये कहां से प्राप्त हुआ था बेटा? लुम्बिनी से। और लुम्बिनी कहां है? नेपाल में। नेपाल में कपिलवस्तु एक जिला है, कपिलवस्तु के अंतर्गत लुम्बिनी नामक गांव पड़ता है, जो कि वो इलाका एक तराई का क्षेत्र है। वहां पे आसपास बहुत छोटी मोटी नदियां बहती हैं नेपाल में। नेपाल कहां है? यूपी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए। एकमात्र अवलेख जो अर्थतंत्र के बारे में जानकारी देता है, रुम्मनदेही। और पूरे अवलेखों में सबसे छोटा अवलेख भी है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, कौन सा? रुम्मनदेही अवलेख बेटा, इसको याद रखिएगा, है ना। और देखिए, एक ताम्रपत्र अवलेख मिलता है महास्थान के नाम से, और एक अवलेख मिलता है बेटा सोहगौरा के नाम से। एक अवलेख बेटा किस नाम से मिलता है? सोहगौरा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहगौरा बेटा कहां पे मिला था? गोरखपुर में। सोहगौरा अवलेख कहां से मिला था? गोरखपुर से। और महास्थान कहां पे मिला बेटा? बांग्लादेश से। वर्तमान जो बांग्लादेश है ना, यहां से। लेकिन उस समय तो भारत का हिस्सा था भाई। बांग्लादेश कब बना है? 1971 में। भाई जब सम्राट अशोक शासन कर रहे होंगे तो किसका हिस्सा रहा होगा? भारत का हिस्सा रहा होगा। तो ये दो अवलेख, एक महास्थान जो कि वर्तमान बांग्लादेश, सोहगौरा वर्तमान गोरखपुर। इन अवलेखों से ये जानकारी मिलती है, ये प्राप्त होता है कि जब अकाल पड़ता था, जब भुखमरी फैल जाती थी, जनता के लिए खाने के लिए चीजें नहीं होती थी, खाद्य व्यवस्था नहीं प्राप्त हो पाती थी, तो उस समय का सम्राट, उस समय का राजा अपनी जनता के लिए जो अन्न भंडारण करके रखता था उसको जनता में बंटवाता था अकाल के समय। तो अकाल के समय मदद करने के लिए जो जानकारी मिलती है वो महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा गोरखपुर से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यही अशोक के बारे में हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारे पॉइंट हैं अशोक के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, अलग अलग चीजें हैं। तो आगे चलिए बात करते हैं। ये थोड़ा सा मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया सम्राट अशोक के बारे। अब चूंकि ल्यूसेंट हम पढ़ रहे हैं तो ल्यूसेंट के हिसाब से कंप्लीट करेंगे पूरे कोर्स को, है ना, जो भी ल्यूसेंट में है। तो आ जाते हैं बेटा अब ल्यूसेंट पे। तो देखिएगा और मेरे साथ जुड़िएगा। ल्यूसेंट क्या कहती है, यहां से शुरू कर देते हैं कहानी को। अब देखिए, हेडिंग अशोक डालिए। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था बेटा? अशोक। कब गद्दी पर बैठता है बेटा? 269 ईसा पूर्व में। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है बेटा ये, है ना, गद्दी पर कब बैठा पूछा गया प्रश्न है।
मगध की राजगद्दी पर। कौन सी गद्दी पर बैठते हैं बेटा? मगध पर ही शासन करते हैं। ठीक है। अशोक की माता का नाम बेटा क्या है? सुभद्रांगी था। मां का नाम, एक एक लाइन बेटा अंडरलाइन करनी है, एक एक लाइन। सुभद्रांगी था। किसके अनुसार? दिव्यावदान। ये एक ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्धिज्म से संबंधित एक ग्रंथ है। किससे संबंधित है बेटा? बुद्धिज्म से संबंधित है ना, दिव्यावदान के अनुसार। आगे बात करते हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके किससे मिलता है? अवलेखों से ही, अवलेखों से ज्ञात होता है। इसके अवलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे शिलालेख, स्तंभलेख और गुफाएं लिख दिया है ना। गुहालेख होता है सही शब्द। सही शब्द क्या होता है बेटा? गुहा। हालांकि गुहा का मतलब गुफा से ही है, जो गुफाओं के अंदर मिले। जो कहां पे मिले बेटा? गुफाओं के अंदर मिले, है ना। और एक स्तंभलेख हो गए और शिलालेख, इनसे ही जानकारी मिलती है सम्राट अशोक के संपूर्ण जीवन की। ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए ये ल्यूसेंट है, आप ल्यूसेंट से आराम से पढ़ते रहिए हमारे साथ जुड़ करके। आगे अगला पॉइंट, इसमें कुछ अशोक के प्रमुख शिलालेख दे रखे हैं। अब देख लेते हैं, इनकी जगह पेपरों में पूछी जाती है। थोड़ा सा छोटा लेकिन दिखेगा आपको, आप चिंता ना करें। तो देखिए जैसे शहबाजगढ़ी कहां पे स्थित है? पेशावर पाकिस्तान में। जैसे मानसेहरा कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है हजारा। जैसे कालसी है जो उत्तराखंड में स्थित है। जैसे गिरनार है, ये कहां पे बेटा? गुजरात में। ये बस शिलालेखों के स्थान है और उनकी क्या है? जगह पूछ लेता है बस कि ये वाला शिलालेख कहां से मिला था भारत में, इतना याद रखना है बस। धौली और जौगढ़ हैं, ये कहां पे मिले थे? उड़ीसा में मिले थे बेटा। एरीगुडी, राजोल और मंडागिरी कहां से मिले थे बेटा? आंध्र प्रदेश से। सोपारा कहां से मिला था? महाराष्ट्र से। रूपनाथ और गुर्जरा बेटा मध्य प्रदेश से, है ना। गुर्जरा वो अभिलेख है जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। आगे बताएंगे अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। सासाराम बिहार से मिला बेटा। बाबरू बैराट कहां से मिला बेटा? राजस्थान से। बाबरू बैराट वो अभिलेख है जिसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया है। सभी अभिलेखों में से बाबरू बैराट इस बात की जानकारी देता है कि सम्राट अशोक कहां का राजा था बेटा? मगध का राजा था। कहां का राजा था? मगध का राजा था। ठीक है सर। कर्नाटक वाला मास्की, गोविंद मठ, ब्रह्मागिरी, सिद्धपुर, ये कर्नाटक से मिले बहुत सारे, है ना। लेकिन मास्की बहुत प्रसिद्ध है इसमें। अहरौरा उत्तर प्रदेश से मिले था। अहरौरा कहां से मिला? उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। कुछ नहीं है, बस शिलालेख हैं और उनकी जगह लिख रखी है राज्यों में। भारत में याद करिए और भारत के बाहर कौन कौन से उनको याद करिए। पाकिस्तान वाले तो इसमें दो ही दिख रहे हैं, एक शहबाजगढ़ी और एक मनसेहरा। बस इजीली याद हो जाएंगे, कभी पेपर में आते हैं तो 1 सेकंड में लगाइए ट्रिक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बात करते हैं बेटा। जैसे देखिए बाबरू बैराट अभिलेख में अशोक ने स्वयं को कहां का राजा बताया बेटा? मगध का राजा बताया है। कौन से में बताया है? यही तो प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, ये याद रखना है बाबरू बैराट में। और बाबरू बैराट अभी आपने पढ़ा है, ये कहां से प्राप्त होता है बेटा? राजस्थान से। इसकी खोज कहां पे की गई बेटा? राजस्थान में। तो इसमें बताया गया कि मगध का राजा था। कौन था मगध का राजा? अशोक था। प्राणों में अशोक को क्या बोला गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था। ये वाले नाम बहुत फेमस है भैया सम्राट अशोक के, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी, यानी कि देवताओं का प्रिय। इसका अर्थ क्या है बेटा? जो राजा या जो व्यक्ति देवताओं का प्रिय है उसको ये वाली उपाधि दी गई है, प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय होने वाला। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि अशोक की हिंदू धर्म में पूरी आस्था थी, देवताओं का प्रिय राजा। ठीक है, ये प्रियदर्शी और ये नहीं की उपाधि है, याद रखिएगा। अशोक ने अपने 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कौन सी लड़ाई लड़ते हैं? कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं भाई साहब। बता चुका हूं आपको, बस आप देखते रहो। और कलिंग की राजधानी क्या थी बेटा? तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली थी, इस पे अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख कहां पे मिलता है हमें? 13वें शिलालेख में। कलिंग के युद्ध का उल्लेख बेटा कहां पे मिलता है? 13वें शिलालेख में हमें युद्ध का उल्लेख मिलता है। आगे बात करते हैं, यह कि यूनानी था, क्या नाम है इसका? प्लनी। प्लनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानासिस नाम के एक राजदूत को भेजा था।
यानी कि प्लिनी नामक व्यक्ति कह रहा है कि जब सम्राट अशोक राजा था या शासन कर रहा था सम्राट अशोक, तो मिस्र के राजा ने, जिसका नाम है फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड, ने कौन सी जगह पे पाटलिपुत्र में एक राजदूत भेजा जिसका नाम है डायनासिस। राजदूत भेजा होगा, पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कौन कह रहा है इस बात को? ये कह रहा है प्लिनी। आगे डी.आर. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। देख लो, अशोक का जो इतिहास बेटा लिखा गया है वो किस आधार पर लिखा गया है? अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। और किसने कोशिश करी है? डी.आर. भंडारकर। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहड़ के राजत रंगणी से पता चलता है कि वो शैव धर्म का भी उपासक था। भगवान शिव को भी मानता था सम्राट अशोक। किसको मानता था? भगवान शिव को। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसको अपना लिया था? बौद्ध धर्म को बाद में अपनाया। भाई ये किताब है कलहड़ ने लिखी है, एक पुस्तक है जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है हमें, राजत रंगड़ी। और यही पुस्तक ये कहती है कि श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने करी थी भारत में। जो हमारा मुकुट है ना, हमारा मुकुट मतलब भारत का मुकुट, कौन से राज्य को कहते हैं? कश्मीर को। तो कश्मीर को बसाने वाला, स्थापना करने वाला जो राजा था वो सम्राट अशोक था। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना करी थी झेलम नदी के तट पर। कौन सी नदी बहती है बेटा? झेलम नदी बहती है ना। और झेलम सबसे पहली सहायक नदी है सिंधु नदी की, जो कि सिंधु नदी भारत की सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है बेटा, तो झेलम वहां बहती है, डल झील भी वहां पे है, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसका नाम है बेटा बूलर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है बेटा? बूलर झील। वो भी कहां है? कश्मीर के श्रीनगर में। तो श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किससे जाता है? अशोक को। नोट करिएगा बेटा। किससे जानकारी मिलती है? ये कलहड़ के राजत रंगड़ी नामक पुस्तक से। नेक्स्ट चलते हैं। देखो उपगुप्त, इसका भी रोल रहा बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। भाई अशोक ने जो शिक्षा ली, दीक्षा ली, वो किससे ली? कौन से व्यक्ति से ली थी? तो ये है उस व्यक्ति का नाम, उपगुप्त। याद रखिएगा, इन्होंने ही दीक्षा दी थी कौन से धर्म में आने के लिए? बौद्ध धर्म में आने के लिए। और बौद्ध धर्म का क्या है सर? जो मूल मंत्र है वो क्या है? सत्य और अहिंसा। आपको सत्य के हिसाब से चलना है जीवन में, और हिंसा कभी करनी नहीं है। इसमें अष्टांगिक मार्ग भी दिए हैं कि व्यक्ति को जो जीवन जीना चाहिए बेटा, वो 8 मार्ग इसके अंदर दे रखे हैं। कौन से धर्म में दे रखे हैं? बौद्ध धर्म में, है ना। वो बुद्धिज्म में हम चर्चा करेंगे, या चर्चा कर चुके हैं तो पुरानी क्लास में देखिएगा। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष कहां पे गया बेटा? बोध गया में। और 12वें वर्ष निगाली सागर गया, और 20वें वर्ष कहां पे गया बेटा? लुम्बिनी की यात्रा करी, जो कि मैं बता चुका हूं आपको, है ना। नोट, कगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भी एक अशोक से संबंधित जगह है, कगनहल्ली भीमा नदी के तट पर, है ना, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं। देखो बेटा, हेरोरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानता था, यह लेख कह रहा है। रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देता है। भाई अशोक की स्पष्ट आस्था थी कौन से धर्म में? बौद्ध धर्म में। इसको बताने वाले कौन से 2 अभिलेख हैं? एक है आपका रुम्मनदेई अभिलेख, और दूसरा कौन सा है? निगाली सागर स्तंभ। जे अशोक की कौन सी काय के बारे में बता रहे हैं बेटा? बौद्ध मत के बारे में। उनका जो व्यक्तिगत मत था वो कहां पे था? बुद्धिज्म में था, इन दोनों के हिसाब से। ठीक है, नोट करते चले। अब देखिए कुछ शिलालेख हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अशोक के प्रसिद्ध शिलालेख हैं बेटा ये, और वर्णित विषय हैं। यही तो पूछे जाते हैं। आप समीक्षा अधिकारी के क्वेश्चन, पीसीएस के क्वेश्चन, एसआई के क्वेश्चन, जितनी बड़ी परीक्षा दोगे तो वहां से यही तो प्रश्न पूछे जाते हैं टॉपिक में से निकाल के। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि पशु बलि की निंदा की गई है। भाई पशु बलि नहीं होनी चाहिए, पशुओं को नहीं मारना चाहिए, पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए, है ना, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। इसका उल्लेख है। तो इसका उल्लेख किसमें है? इसका उल्लेख पहले शिलालेख में है अशोक के में, कि क्या नहीं होना चाहिए? पशुओं का वध नहीं होना चाहिए, पशु बलि नहीं होनी चाहिए। हमारा एक संविधान का आर्टिकल भी है जिसे हम नीति निर्देशक सिद्धांतों में पढ़ते हैं। कमेंट करके आप बताइएगा संविधान के कौन से आर्टिकल में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया भारत में। ये कमेंट करके आप बताइएगा संविधान में, एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं बेटा। आगे बात करते हैं। मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किसमें बेटा?
दूसरे में भाई जैसे मनुष्यों की चिकित्सा व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल होते हैं, ऐसे पशुओं के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। और कुछ राज्य हैं भारत के जो पशुओं के लिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। पशुओं के लिए भी एम्बुलेंसेस आती हैं उस राज्यों में, जैसे लोगों के लिए एम्बुलेंसेस आती हैं, है ना। जैसे व्यक्ति जीव है ऐसे ही वो भी जीव है भाई। इस वजह से जब सम्राट अशोक दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का ध्यान रखता था तो आज की सरकार क्यों नहीं रख सकती है? रख सकती है आज की सरकारें भी। तो दूसरा अभिलेख कहता है राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। ये तीसरा अभिलेख कहता है कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख। इसमें वेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। चौथा अभिलेख कहता है धम्म घोष मतलब धार्मिक जो अधिकारी होते थे। धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी 5वें अभिलेख में मिलती है। धर्म महापात्र ये धार्मिक अधिकारी होते थे, धार्मिक अधिकारी होते थे। आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई। कौन से में बेटा? 6ठे में। सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल में रहना पड़ेगा आपको, है ना। किस में रहना पड़ेगा बेटा? नियंत्रण में रहना पड़ेगा। यह भी कह रहा है सम्राट अशोक। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है साहब 7वें और 8वें में। तीर्थ यात्रा करी कि नहीं करी? बोध गया भी गए, लुम्बिनी भी गए। ये क्या हो रही थी? उनकी तीर्थ यात्रा ही तो थी। तो कौन से अभिलेख बता रहे हैं उनके? ये शिलालेख 7वां और 8वां। शिष्टाचार का उल्लेख 9 में। अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। ये कौन सा शिलालेख है? 10वां। धम्म यानी कि धर्म की व्याख्या की गई है 11वें में। महापात्रों की नियुक्ति, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है 12 में। स्त्रियों की भी नियुक्ति की जाएगी धर्म के आधार पर। यानी कि धम्म जो वाला शब्द है ना, महापात्र, ये धार्मिक अधिकारी होते थे। तो धार्मिक अधिकारी ये नहीं कि पड़ोसी बनेंगे भाई, स्त्रियों को भी अपॉइंट करेंगे धार्मिक अधिकारी के तौर पे, है ना। ऐसा कौन से शिलालेख में बेटा? ये 12वें शिलालेख में। कलिंग का युद्ध में आ जाते हैं। कलिंग के युद्ध का उल्लेख बेटा अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, सम्राट अशोक का। लेकिन हृदय परिवर्तन कब हुआ? लाखों लोगों को मरवाने के बाद, कत्लेआम करवाने के बाद, खून बहाने के बाद, तलवारों का इस्तेमाल कराने के बाद हृदय परिवर्तन होता है। तो इस हृदय परिवर्तन को कहां पे लिखा गया? 13वें। और इसे हृदय परिवर्तन को याद रखना बेटा, ये नौकरी लगा देगा हृदय परिवर्तन तुम्हारी। और तुम भी अपना हृदय परिवर्तन कर लो। इधर उधर ना झांका करो, ना टोका करो, ना गलियों में चक्कर लगाया करो, नहीं तो जीवन तुम्हारा खराब हो जाएगा। पढ़ाई पर ध्यान दो तो जीवन तुम्हारा ही बनेगा। जैसे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ ऐसे तुम कर लो। अशोक तो लिख गया कौन से में? 13वें में। तुम कोई 14वां 15वां लिख देना, अपना 20वां लिख देना, 21वां लिख देना, ठीक है। अपना भी हृदय परिवर्तन बहुत जरूरी है बेटा। आगे बात करते हैं 5 राज्यों के यवन राजाओं के नामों का उल्लेख भी इसी में 13वें में मिलता है। अशोक ने जनता को क्या कहा? धार्मिक जीवन बिताइए। कौन से में कह रहा है? सबसे लास्ट के में जनता से कह रहा है कि धर्म ही सर्वोच्च है, धर्म के हिसाब से लोगों को चलना चाहिए, धार्मिक जीवन बिताना चाहिए, ठीक है। 14वें शिलालेख में सम्राट अशोक कह रहा है पूरा जीवन जीने के बाद, लोगों को मारने के बाद, वो कह रहा है कि जो भी सर्वश्रेष्ठ है इस पृथ्वी पर, धरती पर, वो क्या है? धर्म है। धर्म के हिसाब से आप चलिए, ठीक है। तो आप भी चलिए। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए वरावर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। ये पहाड़ियां आती हैं बेटा पेपर में कई बार, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको बड़ी टफ लगेंगी कि ये कहां पे गुरुजी पहाड़ियां। आजीवक वही है। ये आजीवक कौन सा है? जो बिंदुसार मानता था, इसी धर्म को अपनाया था बिंदुसार ने, आजीवक संप्रदाय को, यानी कि अशोक के पिता ने, ठीक है। तो इनको रहने के लिए कहां की पहाड़ियां हैं बेटा? बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। अब ये पहाड़ियां कहां पे बेटा? तो राज्य का नाम लिख लेना, उड़ीसा में। कहां पे निर्माण कराया था? उड़ीसा में निर्माण कराया था, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुना गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया तथा महापात्रों के आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया, ठीक है जी। तो आजीविकों का भी विशेष ध्यान रखा है। जिस संप्रदाय को कौन मानते थे? उनके पिता मानते थे। आजीवक संप्रदाय को कौन मानते थे? बिंदुसार। तो उनके लिए उन्होंने उड़ीसा में क्या बनवा दी? रहने के लिए गुफाएं बनवा दी कि आराम से रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बराबर की गुफाएं पूछता है पेपर में, बराबर की गुफाएं कौन से राज्य में खोजी गई, कौन से राज्य में पता लगाया गया, कौन से वंश से संबंधित हैं? तो आंसर मौर्य साम्राज्य से। कौन से राज्य में? उड़ीसा में।
किसने निर्माण कराया? सम्राट अशोक ने। किनको? रहने के लिए, आजीविकों को रहने के लिए। ये एक संप्रदाय था, जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म होते हमारे, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को कहां पे भेजा था प्रचार करके? वही श्रीलंका में। बढ़ाइए इस धर्म को, बढ़ाइए, प्रचार प्रसार करो खूब जितना भी हो सके। तो दक्षिण भारत में कौन सा देश है बेटा? श्रीलंका। हिंद महासागर में स्थित है श्रीलंका। अभी श्रीलंका को छोड़ करके भारत विश्व में दूसरे स्थान पे आ गया, चाय का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश बन गया है। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका का पुराना नाम बेटा सिंहल था। इस समय अगर श्रीलंका की बात करें बेटा, इस समय अगर बेटा श्रीलंका का पोस्टमार्टम करें तो उस समय क्या नाम हुआ था? ये वाला नाम मिलता है हमें परीक्षाओं में, सिंहल नाम, ठीक है। और कहीं कहीं इसका नाम अनुराधापुर भी मिलता है, ठीक है। और इतिहास में अलग अलग समय पे इसका नाम बेटा सिलोन के नाम से भी जाना जाता है। सिंहल नाम भी मिलेगा आपको। अनुराधापुर भी श्रीलंका को कहते थे, सिलोन भी किसे कहते थे? श्रीलंका को बोलते थे। और आज क्या बेटा इसका नाम? श्रीलंका। और जब रामायण का समय काल था, यानी कि द्वापर युग था, सही हूं सर? त्रेता के द्वापर? नहीं, त्रेता। त्रेता युग में भगवान राम का प्रादुर्भाव होता है, भगवान राम जन्म लेते हैं। तो उस समय जब भगवान राम जाते हैं लंका युद्ध करने के लिए, कहां से? रामेश्वरम से। राम नवमी के दिन पे 6 अप्रैल वाले दिन 2025 में पम्मन पुल बन गया है, वहां प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन भी करेंगे। ये वही जगह है जब भगवान राम ने राम सेतु बनाया था लंका जाने के लिए। ये भी करंट का पॉइंट है बेटा, याद रखना। ये नाम भी याद रखना, मैंने श्रीलंका के आपको बता दिए जो पेपरों में काम आएंगे, ठीक है। तो ये उस समय क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य के समय ये वाले नाम का उल्लेख मिलता है ना। और त्रेता युग में क्या नाम मिलता है? खाली लंका नाम मिलता है। हिस्ट्री में और आगे हम पढ़ेंगे तो अनुराधापुर। लेकिन कुछ और, जैसे अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो उस समय क्या बोलते थे इस देश को? सिलोन बोलते थे। कहां पे स्थित है? हिंद महासागर में। तो महेंद्र को और संघमित्रा को कहां पे भेजा प्रचार के लिए? सिलोन में भेजा, या अनुराधापुर में, या श्रीलंका में भेजा था। हिंद महासागर में स्थित है। इसमें 2 करोड़ की जनसंख्या रहती है, कुल मिला के 2 करोड़ लोग रहते हैं। और 2 करोड़ में से लगभग 80 से 85% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। 85% जनता है श्रीलंका की जो कौन से धर्म को फॉलो करती है आज भी? बुद्धिज्म को। जबकि प्रचार कहां से किया गया? भारत से किया गया। और भारत में फैला यह धर्म, लेकिन भारत में सिकुड़ गया यह धर्म, बहुत नाम मात्र का रह गया है। अगर बुद्धिज्म ढूंढोगे ना, मोमबत्ती लेके, लाइटनिंग लेके, तब मिलेंगे। कहीं मिले तो नहीं मिलेंगे। जैन धर्म वाले तो मिल भी जाते हैं, मित्र भी हमारे। बौद्ध धर्म वाले में ढूंढ रहा हूं, कहीं मिल जाए तो मित्रता करनी है, उनसे समझना है चीजों को। नहीं तो आप और हम और जो हमारे स्टूडियो वाले नालंदा विश्वविद्यालय जाएंगे हम अध्ययन करने के लिए। जैसे ह्वेनसांग आया था, फाइयन आया था। ह्वेनसांग तो वहां पे पढ़ा भी और फिर वहां पे प्रोफेसर भी हो गया था नालंदा में ही, और पूरी पढ़ाई लिखाई को लेकर के चीन ले गया। चीन भी आज की संख्या में बहुत बड़े पैमाने पे बौद्धिज्म को मानता है चीन। और जबकि फैला कहां से? भारत से ही। पढ़ाई कहां से करके गया? नालंदा विश्वविद्यालय से। और नालंदा में क्या पढ़ाया जाता था? बुद्धिज्म की पढ़ाई, ठीक है। लेकिन भारत में नहीं रहा। अब आप देख सकते हैं कैसी विडंबना है। भारत से दुनिया भर में फैल गया धर्म, लेकिन भारत में ही खत्म हो गया धर्म, ठीक है। ज्यादा चर्चा हो गई इस पे, तो ये दोनों को भेज दिया इधर। कहां पे भेज दिया? श्रीलंका में। बौद्ध परंपरा के लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था साहब। 84,000 स्तूप पूरे देश भर में बनाए थे। स्तूप मतलब बौद्ध धर्म की इमारत होती है, इनका निर्माण कराया। इनके आगे जो एक राजा आएगा पुष्यमित्र सुंग वंश वाला, वो ब्राह्मण था, कट्टरवादी। उसने कहा कि धर्म रहेगा तो हमारा रहेगा इंडिया में, हम किसी धर्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, झोंपड़ी भोंपड़ी उड़वा देंगे, आग लगवा देंगे सभी में। तो पुष्यमित्र सुंग ने 84,000 स्तूपों को नष्ट करा दिया था अपने राजकाज में, क्योंकि सिर्फ उसने एक ही धर्म को स्थापित किया और वो धर्म था उसका ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण को आप मान सकते हैं सनातन धर्म से रिलेट कर सकते हैं, है ना, हिंदू धर्म से रिलेट कर सकते हैं आप। पुष्यमित्र सुंग जिसके दरबार में रहते थे पतंजलि, और पतंजलि ने बेटा काय का आविष्कार किया? योग का। और पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है महावास्य, ठीक है। यह भी पॉइंट आपको याद रखने हैं, आगे बात करते हैं बेटा, समझ पाए होंगे आप। जे इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र किताब है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ये थोड़ा सा होगा नहीं इससे, जो बेटा अर्थशास्त्र वाला है
उस अर्थशास्त्र में कुछ ये पद दे रखे हैं और पदों के कुछ उल्लेख हैं, काफी छोटा आ गया है ये, तो इसे हम क्वेश्चंस के माध्यम से आपको करा देंगे, है ना। तो दिख नहीं रहा है तो इसे क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको करा दूंगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए देखो, भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया बेटा? अशोक ने किया। इससे पहले किसी ने नहीं किया, इसके बाद में तो लोगों ने किया, अलग अलग राजाओं ने शिलालेखों का। अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि मिली है बेटा? ब्राह्मी लिपि। दूसरी कौन सी मिली है बेटा? खरोष्टी। और कौन कौन सी मिली है? ग्रीक और अरमाइक। ये सबसे पहले बताया क्या नहीं बताया सर? हमने बताया आपको। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अवलेख अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। खरोष्टी लिपि का अवलेख कौन कौन से? वही है, सहवाजगढ़ी और मनसेरा। और शेष भारत से किससे के मिलते बेटा? भारत से जो मिलते हैं बेटा वो ब्राह्मी लिपि के अवलेख मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई शक समस्या यहां तक तो बताइएगा। ठीक है बेटा, तो ये सम्राट अशोक का क्या है ना, टॉपिक बहुत बड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और तीसरा राजा कौन है भाई साहब? सम्राट अशोक। तो इस टॉपिक को हम 2 पार्टों में पढ़ाएंगे बेटा, जैसे कि आपको भी सुविधा होगी। अभी मैं एक में पढ़ा दूंगा तो ज्यादा लंबा होगा, आप याद भी नहीं कर पाएंगे, है ना। आराम से नोट्स बनाइए, पार्ट फर्स्ट डाल लीजिए, पार्ट सेकंड आपको अगले दिन मिल जाएगी क्लास। यहां तक और बता देता हूं मैं। देखिए, अशोक के अवलेखों को 3 भागों में बांटा गया, जो कि मैं बता चुका हूं। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने करी बेटा? 1750 में टी पेंथलर ने करी थी। ये पूरा नाम लिखा है, लेकिन मैंने आपको बता चुका हूं टी पेंथलर, इसका नाम लिख लीजिएगा आप, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 14। अशोक के अवलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता प्राप्त होती है कब बेटा? 1837 में। और व्यक्ति का नाम क्या था बेटा? जेम्स प्रिंसेप। रट लेना, छाप लेना बेटा, छाप लेना। करंट अफेयर्स की भी क्लास आएगी बहुत बेहतरीन। आपके आगामी एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम की, 100 क्वेश्चंस की करंट अफेयर्स की क्लास होगी, आपको कल या परसों में मिलेगी। वो बहुत बेहतरीन क्लास होगी। ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न होंगे, बिट डिटेल होंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा उसमें, है ना। पूरी व्याख्या हम करेंगे एक एक प्रश्न की, उससे भी जुड़िएगा। बाकी का बच्चे डिमांड कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए पॉलिटी की भी क्लास शुरू करेंगे जल्दी। पॉलिटी बेटा ल्यूसेंट से ही पढ़ लो ना, तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ज्यादा अंतरिक्ष तक पढ़ने की आवश्यकता है नहीं उसमें बेटा, टेंशन ना लो आप, है ना। पढ़ाएंगे हम, ल्यूसेंट से ही पढ़ा देंगे आपको। किताब जो चल रही है हमारी, ये भी ल्यूसेंट से ही पढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चंस बेटा पीसीएस तक पूछे गए, लेकिन कहां पे छपे हुए हैं? ल्यूसेंट में छपे हुए हैं। पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछे गए बेटा। आसपास के स्टेट के उठा लेना, बीपीएससी बिहार का पेपर ले लेना, उत्तराखंड का ले लेना, एमपी का देख लेना, यूपी पीसीएस पुराने देख लेना 5-7 साल के। ये क्वेश्चंस यहां से छप जाते हैं ना, तो इधर उधर दौड़ने की और भागने की जरूरत नहीं है। एक किताब पकड़ो और अच्छे से उसी को पढ़ डालो। आप अच्छे से इसको पढ़ डालोगे तो जीएस में बेटा अच्छा मार्क्स आएंगे आपके, अच्छा स्कोर होगा, ये गारंटी है ना। तो इन्होंने क्या करी, इनको अध्ययन किया था कौन सी लिपि को? ब्राह्मी लिपि को। तो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे बेटा, और इसके भी 60, 70, 80 क्वेश्चंस कराएंगे हम इस टॉपिक को खत्म करने के बाद। बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे पूरे मौर्य साम्राज्य के, जो टॉपिक में पढ़ाए हैं, जो छूट गए हैं वो सभी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी की जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है इंग्लिश वाली, उसे सही कर रहे हैं हम, थोड़ा सा वो अंदर से जाकर के हमारे Y2 स्टूडियो से उसका ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गया है, तो उसे सही कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो आप चिंता ना करें, हिंदी में ही आपको क्लास मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए चैनल को शेयर कीजिए अपने मित्रों दोस्तों के साथ, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ने के लिए। इसका कोई चार्ज नहीं है, और आगामी आने वाले दिनों में भी कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कुछ समय के बाद आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, करंट अफेयर्स सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी, और लगातार अवेलेबल होंगी, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। सभी को राधा रानी की कृपा बनी रहे। राधे राधे।